Assalamualaikum friends. So today we will discuss about the most important topic, that's a hepatitis. ठीक है, ये भी एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज की कैटेगरी के अंदर आती है हमारे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, अ सेलुलर लाइफ और अ वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि ये डिजीज क्या है, इसका काज क्या है और ये किस तरीके की होती है। ठीक है, तो पहले तो हम इस डिजीज का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है हेपाटाइटिस। हेपिट का मतलब क्या है? हेपिट हम बोलते हैं लिवर को। हेपिट हम जो वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? वो लिवर के लिए यूज करते हैं। और इटिस का मतलब क्या है? इटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो कोई भी चीज़ या हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू वो क्या हो जाए, स्वेलअप हो जाए, वो इनलार्ज्ड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, तो हेपाटाइटिस बेसिकली वो कंडीशन है जिसके अंदर लिवर लिवर जो हमारा है वो क्या हो जाता है? स्वेलअप हो जाता है। उसके अंदर रेडनेस या रेड जो सर्किल है वो पैदा हो जाते हैं, स्वेलअप इनलार्ज्ड हो जाता है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं हेपाटाइटिस। बेसिकली ये क्या है? एक किस्म का रिस्पॉन्स है टिश्यू इंजरी का। ठीक है, तो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, लिवर के सेल डैमेज हो जाते हैं, तो टिश्यू डैमेज होते हैं। तो टिश्यू डैमेज होने की वजह से लिवर क्या हो जाता है? इनलार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो लिवर इनलार्जमेंट होगी या इन्फ्लेमेशन होगी, उसके अलावा लिवर की स्वेलिंग होगी और रेडनेस क्रिएट होगी और पूरे एब्डोमिनल एरिया के अंदर, एब्डोमिनल पूरी कैविटी के अंदर क्या पैदा होगा? पेन पैदा होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? इसका इंट्रो है या इसका मतलब है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर लिवर इनलार्ज्ड हो जाए, एब्डोमिनल पेन पैदा हो, लिवर के अंदर रेड सर्कल्स पैदा हो जाए या रेडनेस पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम हेपाटाइटिस कहते हैं। अच्छा, आप काजेटिव एजेंट्स देखते हैं। काजेटिव एजेंट्स का मतलब क्या है कि ये किस वजह से होता है, इसकी जो मेन रीजंस हैं वो रीजंस क्या है। ठीक है, इसके जो मेन रीजंस है वो तीन मेन रीजंस है। या हेपाटाइटिस जो हो सकता है वो तीन चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो हमारे पास है टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब है पॉइजनस सब्सटेंस, जो कि मिसाल के तौर पे हम फूड के अंदर या फूड ऐसे ही जो इंगल्फ करते हैं, तो अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, आपको पता है जो भी मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे जाते हैं? लिवर के पास जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि टॉक्सिक हैं, मिसाल के तौर पे अल्कोहल हो गया या अल्कोहल से भी ज़्यादा कोई टॉक्सिक चीज़ है जो कि हम फूड के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो टॉक्सिक चीज़ें जो हैं वो लिवर के पास जाएंगी। लिवर सेल के अंदर क्या क्रिएट करेंगी? लिवर के सेल को डैमेज करेंगे। अगर सेल डैमेज होगा तो टिश्यू डैमेज होगा, तो इस वजह से लिवर का पूरा जो ऑर्गन है या पार्ट है वो क्या हो जाएगा? इनलार्ज्ड हो जाएगा या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस भी क्या कर सकती हैं? लिवर को डैमेज कर सकती है। उस कंडीशन को भी आप हेपाटाइटिस बोल सकते हैं। उसके अलावा ड्रग्स हो गई, ड्रग्स का मिस यूजेज हो, ड्रग्स का एब यूजेज या मिस यूजेज हो, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है? हेपाटाइटिस हो सकता है। मिसाल के तौर पे डिजीज नहीं है फिर भी हम वही एंटीबायोटिक बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, डिजीज ना होने के बावजूद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या डिजीज एक किस्म की है, हम एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे किस्म की इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरी डिजीज की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायरल एजेंट्स, यानी वायरस के थ्रू भी जो है हेपाटाइटिस या लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है। तो बहुत सारे किस्म के वायरस हैं, बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जो कि लिवर की इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, जिस वजह से हम हेपाटाइटिस को क्या करते हैं? कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास हेपाटाइटिस जो है, हेपाटाइटिस ए वायरस, हेपाटाइटिस बी वायरस, हेपाटाइटिस सी वायरस, हेपाटाइटिस डी वायरस, हेपाटाइटिस ई वायरस, हेपाटाइटिस एफ एंड हेपाटाइटिस जी वायरस। ठीक है, ये माइनर जो टाइप्स हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं लिवर के अंदर। अच्छा, इनमें से ये जो तीन हैं ये क्या है? मोस्ट कॉमन है। क्या है ये? मोस्ट कॉमन है। बाकी के बारे में इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है या उनकी जो सिम्टम्स वगैरह उसके बारे में इतना डिटेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, हेपाटाइटिस डी वायरस को हम डेल्टा वायरस भी कहते हैं, डेल्टा वायरस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ये जो दो हैं ये तो इवन अनएक्सप्लेन्ड है या अनआइडेंटिफाइड है। इसको अभी तक आइडेंटिफाइड भी नहीं किया गया है कंप्लीट तरीके से, कंप्लीटली। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड है। ठीक है,
तो ये जो मोस्ट कॉमन है, इन तीन मोस्ट कॉमन को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी को। ठीक है, जो कि ये हेपाटाइटिस ए वायरस हेपाटाइटिस ए क्रिएट करेगा, हेपाटाइटिस बी क्रिएट करेगा, हेपाटाइटिस सी वायरस हेपाटाइटिस सी क्रिएट करेगा। अच्छा, अब हेपाटाइटिस को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सी कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम हेपाटाइटिस को पहचानेंगे? तो कुछ मेन फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं या सेप्टम्स हैं, उन सेप्टम्स के बुनियाद पे हम हेपाटाइटिस को क्या करते हैं, पहचान करते हैं। मिसाल के तौर पे हेपाटाइटिस की कंडीशन के अंदर जॉइंटस होगा। जॉइंटस का मतलब क्या है? बॉडी का येलो हो जाना, बॉडी का जो येलो हो जाता है या येलो फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर, येलो फीवर होता है, तो वो क्या है, एक किस्म की निशानी है हेपाटाइटिस की, सेप्टम्स है। ठीक है, उसके अलावा आई का वाइटिश हो जाना, आई का बहुत ही वाइट हो जाना, एब्डोमिनल पेन, इस एरिया के अंदर एब्डोमिन वाले एरिया या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ज़्यादा पेन क्रिएट होगा, क्योंकि लिवर भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, लिवर इनलार्जमेंट तो होगी डेफिनेटली। उसके अलावा लो ग्रेड बुखार होगा, थोड़ा थोड़ा बुखार भी होगा। ठीक है, फटीग होगी, थकावट महसूस होगी, लॉस ऑफ एपीटाइट, भूख का ना लगना। ठीक है, खाने की तलब नहीं होगी। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से क्या होता है, हम पहचान पाते हैं कि क्या है, हेपाटाइटिस है। अब हम डिस्कस करेंगे हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी वायरस, और इनके बारे में, इनकी ट्रांसमिशन कैसे। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हेपाटाइटिस के जो 3 टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी एंड हेपाटाइटिस सी। ठीक है, जो मैंने बताए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेपाटाइटिस ए को देखते हैं कि फर्स्ट इसका जो अदर नेम है, वो अदर नेम कौन सा है, हेपाटाइटिस, वो हम इन्फेक्टियस हेपाटाइटिस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्टियस हेपाटाइटिस, इसे हम इन्फेक्टियस हेपाटाइटिस कहते हैं। और हेपाटाइटिस बी को हम दूसरा नाम देते हैं सीरम हेपाटाइटिस, दिस इज अ सीरम हेपाटाइटिस। और इन्फेक्टियस सॉरी हेपाटाइटिस सी को हम नाम देते हैं इन्फ्लुएन हेपाटाइटिस, दिस इज अ इन्फ्लुएन हेपाटाइटिस, तो तीसरा नाम दिया जाता है। अच्छा, अगर हम काजेक्टिव एजेंट के हिसाब से देखें तो ये हेपाटाइटिस ए वायरस की वजह से होगा, हेपाटाइटिस बी वायरस की वजह से होगा, और ये किसकी वजह से होगा, हेपाटाइटिस सी वायरस की वजह से। अच्छा, वायरस टाइप देखें या वायरस कौन से किस्म का होगा, तो ये होगा हमारे पास, ये नहीं, हमें इनका जेनेटिक मटेरियल देखना है या किस किस्म का वायरस होगा। ये होगा आरएनए वायरस होगा, ये क्या होगा, डीएनए वायरस होगा, और हेपाटाइटिस सी का अगेन आरएनए वायरस है। यानी ये किस्म है ना वायरसेस के, हमने जो वायरसेस की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, डेविड बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसके अंदर जो जीनम के बुनियाद पे वायरस को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होगा, नॉन इन्वेलप्ड होगा, ये क्या होगा, नॉन इन्वेलप्ड होगा, और ये इन्वेलप्ड होगा, इन्वेलप्ड होगा, और ये भी इन्वेलप्ड होगा। इन्वेलप का मतलब क्या है, इन्वेलप का मतलब है कि लिपिड का कोर या लिपिड कोर प्रेजेंट होगा उसके अराउंड। ठीक है, तो लिपिड का कोर प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से हम इन्वेलप्ड कहते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि हेपाटाइटिस सी वायरस इन्वेलप्ड है या नॉन इन्वेलप्ड है, वो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, उसका सेकंड नेम क्या है। तो इस किस्म के एमसीक्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हेपाटाइटिस ए वायरस जो कि हेपाटाइटिस ए की वजह से होगा, सॉरी, हेपाटाइटिस ए वायरस की वजह से होगा, और आरएनए टाइप वायरस होगा, नॉन इन्वेलप्ड होगा, ये डीएनए टाइप होगा, और इन्वेलप्ड होगा, ये आरएनए होगा, ये इन्वेलप्ड होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी मेन फीचर्स। और इसकी अगर मैं बताऊं हेपाटाइटिस ए, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये चाइल्डहुड के दौरान होता है, ये क्या होता है, चाइल्डहुड के दौरान होता है, और इतना क्रोनिक नहीं होता, लेस क्रोनिक होता है। ठीक है, ये किसी भी एज के दौरान हो सकता है, चाइल्डहुड हो या बड़ी एज हो, उसके दौरान दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये जो हेपाटाइटिस ए, ये खास करके चाइल्डहुड, जब बचपन होता है तभी उसके दौरान बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर हेपाटाइटिस ए के सिम्टम्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जॉइंटस होगा। जॉइंटस का मतलब क्या है, जॉइंटस का मतलब है जिस्म का येलो हो जाना। ठीक है, न्यूसिया होगा, न्यूसिया, न्यूसिया का मतलब है कि दिल का कच्चा होना, बेचैनी होना। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जॉइंटस होगा, न्यूसिया हो जाएगा, और वोमिटिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिम्टम्स है किसकी, हेपाटाइटिस ए की, वोमिटिंग हो जाना।
अच्छा, इसके अलावा इसकी क्या है, अब इनके अंदर 2 स्टेजेज़ आ जाते हैं। एक तो एक्यूट स्टेज है, दूसरी क्या है, क्रोनिक है। एक्यूट का मतलब है कि ये इतनी खतरनाक नहीं होगी, ठीक है? तो इस स्टेज के दौरान सिंपली क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगेगी, ठीक है? खाने की तलब नहीं होगी। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा फटीग होगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, लो ग्रेड जो है फीवर भी होगा, लो ग्रेड, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं। लेकिन इसकी जो दूसरी कंडीशन है जिसे हम कोरोनिक कहते हैं, वो क्या है, बहुत ही खतरनाक है। कोरोनिक कंडीशन इसकी जो है वो क्या है, खतरनाक है। उसके अंदर जो होता है वो लिवर क्या हो जाता है, लिवर के जो टिश्यू होते हैं, लिवर के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। लिवर के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा जो यूराइन है वो डार्क हो जाएगा, यूराइन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा जो हम ऐसे कहें कि एब्डोमिनल जो पेन है, सेवियर एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल क्या होगा, पेन क्रिएट होगा स्टमक के पार्ट के अंदर, ठीक है? तो ये इसकी जो है मेन सिम्पटम्स हैं। और उसके अलावा अगर हम इसकी सिम्पटम देखें तो इसकी भी 2 स्टेजेस होते हैं। एक एक्यूट वाली स्टेज होती है, एक्यूट वाली स्टेज इतनी खतरनाक नहीं होती। जब वायरस दाखिल होता है जिस्म के अंदर तो उस स्टेज को हम एक्यूट स्टेज कहते हैं कि ये लेस वायरुलेंट होती है, किससे, लेस कोरोनिक होती है या लेस सेवियर होती है, किससे, हेपाटाइटिस ए से और हेपाटाइटिस बी से। हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस बी से क्या होती है, लेस सेवियर होती है या लेस कोरोनिक होती है, ठीक है? उसके अलावा अब क्या होता है, इसकी नेचर भी सेम है जैसे एड्स का जो वायरस है, वो जिस्म के अंदर HIV वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होकर क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये भी क्या हो जाती है, जब जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो लो ग्रेड फीवर होता है, लेस सेवियर होती है, लो ग्रेड फीवर होगा, इतनी ज़्यादा उनकी सिम्पटम्स नहीं दिखाई देती, वो ब्लड के अंदर रहती है। फिर क्या होता है कि बहुत टाइम के लिए वो क्या हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। तो इसी तरीके से साइलेंट होने की वजह से हम उसको पहचान नहीं पाते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिवर के सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं ये वायरस, ठीक है? तो लिवर का सेल जब मुकम्मल तरीके से डैमेज हो जाता है या ज़्यादा डैमेज हो जाता है तभी ये क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। अब लिवर का सेल डैमेज हो गया है, अब अपीयर हुए हैं, अब हमें निशानी का पता चला है, अब हमें इस वायरस का पता चला है, तो उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो कोरोनिक स्टेज है वो क्या है, कोरोनिक स्टेज इसकी क्या है वो बहुत ही खतरनाक है। कोरोनिक का मतलब ही खतरनाक है, ठीक है? तो उसके अंदर लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर क्या हो जाता है, लिवर के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ठीक है? तो इसी लिहाज से ये क्या है, साइलेंट किलर हम कहलाती है। हम इसे साइलेंट किलर भी कह सकते हैं हेपेटाइटिस सी को, ठीक है? तो अ, इसकी अगर रिकवरी की बात करें कि लिवर अगर डैमेज हो गया तो रिकवर कब होगा, तो इसका तो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बच्चों के अंदर होती है, लेस कोरोनिक में कह रहा हूँ, लेस वायलेंट होती है तो इतनी खतरनाक नहीं है, ये जल्दी डैमेज जल्दी रिकवर हो जाती है, विद इन 2 मंथ रिकवर हो जाती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो 6 मंथ ही लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बहुत सारे केसेस के अंदर ये 2 मंथ के अंदर क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। इसके अंदर 6 मंथ लगते हैं रिकवर होने के अंदर, ये 6 मंथ के अंदर रिकवर हो जाती है हेपाटाइटिस बी। और इसका टाइम हम नहीं बता सकते क्योंकि ये जब दाखिल होता है तब उसके टाइम का हमें पता नहीं होता और लास्ट स्टेज के दौरान पता चलता है, तब हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो अगर इसके हिसाब से बात करें कि ये चाइल्डहुड के दौरान होगा और इसका जो वायरस होगा वो वायरस दरअसल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो फीसिस के अंदर या स्टूल के अंदर प्रेजेंट होता है। जो बच्चों का फीसिस या स्टूल होता है या इन्फेक्टेड पर्सन का फीसिस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्टूल के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये बॉडी फ्लूइड के अंदर होगा, ये भी बॉडी फ्लूइड के अंदर वायरसेस प्रेजेंट। अगर वायरस की प्रेजेंस के हिसाब से बात करें, ये स्टूल के अंदर, ये बॉडी फ्लूइड के अंदर, ये भी बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो ये लेस कोरोनिक है, ये भी ज़्यादा कोरोनिक है, ये भी सेकंड स्टेज के दौरान क्या हो जाता है, ज़्यादा कोरोनिक हो जाता है, ठीक है? तो यही वो हेपाटाइटिस का वायरस का रीज़न है, हेपाटाइटिस का वायरस है जो कि क्या करवाता है, लिवर की ट्रांसप्लांट करवाता है या लिवर को डैमेज कर देता है, तो मजबूरन क्या करना पड़ता है, लिवर की ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, ठीक है? तो लिवर की ट्रांसप्लांट का जो सबब बनता है या उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, वो हेपाटाइटिस सी वायरस होता है, ठीक है? और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो यूराइन है वो यूराइन क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसके अंदर ये डार्क यूराइन हो जाता है,
ठीक है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इसकी जो वैक्सीन है वो क्या है, अवेलेबल है। इसकी वैक्सीन आ जाती है, और आपको पता है कि वैक्सीन कब लगाई जाती है, डिजीज होने से पहले इम्यूनाइजेशन करने के लिए ही वैक्सीन लगाई जाती है। तो अ, इसकी जो वैक्सीन है वो अवेलेबल होती है, लेकिन हेपाटाइटिस सी की जो वैक्सीन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इसकी क्या की जाएगी, इसकी मेडिकेशन ही की जाएगी। मेडिकेशन या एंटीबायोटिक या कुछ और चीज़ें, मतलब जो ट्रीटमेंट की जाती है, क्योर की जाती है, तो वो डिजीज़ होने के बाद की जाती है। जो वैक्सीनेशन है वो हमेशा डिजीज़ होने से पहले की जाती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही कुछ चीज़ें, कुछ केमिकल्स इंटेक किए जाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है, इसकी भी अवेलेबल है हेपाटाइटिस बी की, और हेपाटाइटिस सी की नहीं है, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन के हवाले से बात करें कि ये ट्रांसमिट होता है थ्रू, किसके थ्रू होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्रेजेंट ही स्टूल के अंदर होता है, तो ये होगा स्टूल और फीसिस, स्टूल और फीसिस के थ्रू ट्रांसफर होगा, फीसिस के थ्रू ट्रांसफर होगा। एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीसिस है, अगर उसके करीब या अगर उससे इंटरेक्ट होगा दूसरे पर्सन का, तो वो क्या होगा, उससे के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने का या प्रिवेंट होने का क्या तरीका है कि गंदगी वाले एरिया से क्या रहा जाए, दूर रहा जाए, और साफ पानी यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इससे बचा जा सकता है। तो बच्चों के अंदर ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो सफाई का इतना ख्याल नहीं रखते। तो सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से जो स्टूल के अंदर जो वायरस होता है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है ज़्यादातर, इसी वजह से ही बच्चों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होगा। बॉडी फ्लूइड, इसका जो ट्रांसमिशन है बाय सेक्सुअल फ्लूइड होगा। मेन क्या है, ये सेक्सुअल फ्लूइड के थ्रू भी होगा। सेक्सुअल फ्लूइड कौन सी, अ, जो है सीमन, यानी मेल सेक्सुअल फ्लूइड सीमेन जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू भी होगा, और फीमेल सेक्सुअल फ्लूइड जिसे हम वेजाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसके थ्रू भी ट्रांसफर होगा। सीमेन और वेजाइनल दोनों के थ्रू ट्रांसफर होगा। उसके अलावा ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होगा, बाय ब्लड भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। बाय मिल्क भी ट्रांसफर हो सकता है। मिल्क का मतलब क्या है, जब मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, मिल्क फीड करवाती है, तो उसके दौरान मदर से उस चाइल्ड के अंदर हो सकता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो भी तब भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा बॉडी की जो भी फ्लूइड है उनके थ्रू क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। बॉडी की फ्लूइड जो भी है उनके थ्रू क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा। जैसे सलेवा हो गया, ठीक है, टीयर्स हो गया, उसके अलावा क्या हो गया, टीएस हो गया, सलेवा हो गया, और जो भी बॉडी की फ्लूइड है उसके थ्रू ट्रांसफर होगा। और इनकी जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल एड्स की तरह है, जैसे बाय सेक्सुअल फ्लूइड होगा, ये भी सेक्सुअल फ्लूइड की तरह सेक्सुअल फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होगा, और ब्लड के थ्रू भी ट्रांसफर होगा, बाय ब्लड होगा। और इसके अलावा मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, मदर टू चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। तो इनकी ट्रांसमिशन इस तरीके से हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी होगा, और प्लेसेंटा के थ्रू भी होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इनकी ये ट्रांसमिशन है। प्रिवेंटेशन के मतलब है गुड हाइजीन को फॉलो करें, इस्लामिक रूल्स प्रिंसिपल को फॉलो करें। उसके अलावा जो गंदगी वाले एरिया हैं उनसे दूर रहें, जो पेशेंट्स हैं उनसे ब्लड वगैरह लेने के दौरान क्या है, लें, स्क्रीन ब्लड लें। तो इस तरीके से बचा जा सकता है इन डिजीज़ से। सो ये थी हेपाटाइटिस, जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया।